हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया दोस्तों। और आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है। आज मॉक टेस्ट का 20वां दिन है और आज संपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। हिंदी के 40 प्रश्न और जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न। तो दोस्तों, ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसका जहाँ पर पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, इसी तरह की RPCAU से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए। और हाँ दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और साथ में अपने भाई का हाथ मजबूत करने के लिए ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप यदि कुछ हेल्प करना चाहते हैं ऑनलाइन फार्म को तो हेल्प कीजिए। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी तैयारी करना है सारा PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ऑप्शन ए है क, बी है च, सी है म और डी है थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा म। क्या है? घोष वर्ण म है। अब देखिए, घोष क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग होता है, नाद मतलब थोड़ा सा तेज, म। ठीक है, इस तरह उन्हें घोष कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 31 होती है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार के सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं और अ से ओ तक जितने भी स्वर हैं, सभी के सभी क्या हैं? घोष हैं। अब इसके अलावा ग, घ, अंग, ज, झ, इय, यानी कुल मिलाकर जो तीसरा वर्ण होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ और पांचवा वर्ण, ट, ठ, ड, द, ध, न, य, र, ल, व और ह, ये सारे के सारे क्या है? घोष वर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है? क्या है? अमानक वर्ण है। ठीक है, ऑप्शन ए है ख, बी है घ, सी है म और डी है ध। तो इसमें अमानक वर्ण कौन है दोस्तों? म। क्या है? म जो है अमानक वर्ण है। क्या है? म अमानक वर्ण है। चलिए 3 नंबर देखिएगा। क, ज, ग, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए है संस्कृत, बी अरबी फारसी, सी अंग्रेजी और डी है दक्षिण भाषा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा अरबी फारसी। क्या हो जाएगा? अरबी फारसी की भाषा क, ग, ज और फ है। ठीक है, चलिए चौथा देखिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। ठीक है, अध्रम, अधम, अधर्म, अध्रिम। तो इसमें कौन सा शुद्ध है दोस्तों? इसमें शुद्ध है अधर्म। अधर्म यानी तीसरा आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध का मतलब होता है एकदम सही सही, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। अनुक्रिम, अनुक्रम, अनुकरण, अनुग्रह। ठीक है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है दोस्तों? इसका शुद्ध वर्तनी है अनुक्रम। क्या है? अनुक्रम। क्या है? अनुक्रम। ठीक है, चलिए छठवां देखिएगा। यद्यपि में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन ए है गुण संधि, बी है अयादी संधि, सी है यण संधि और डी है दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, तो यद्यपि में जो है कौन सा संधि है? यण संधि है। कौन सा संधि है? यण संधि है। अब समझिएगा थोड़ा सा यण संधि के बारे में। यद्यपि को जब हम संधि विच्छेद करते हैं, देखिए यहाँ पर यद्यपि, तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे दोस्तों यद्यपि को, ठीक है, तो ये हो जाएगा यदि धन अपि। क्या हो जाएगा? यदि धन अपि। ठीक है, यदि धन अपि। ठीक है, अब देखिए इसका बनाने का नियम क्या है। बड़ा ई और छोटा ई, बड़ा ई प्लस प्लस अ, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है? ये दोनों मिलकर यह बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ई और ई के साथ कोई अन्य स्वर मिलता है तो यह बन जाता है। ऊ और ऊ के साथ कोई अन्य स्वर जब मिलेगा तब क्या हो जाएगा? आधा वह बन जाएगा। और जब री के साथ, यानी री का मतलब ये वाला री, ठीक है, इस री के साथ
जब अन्य स्वर मिलता है तब र बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका यही नियम है बनाने का। ठीक है, यण संधि का। ठीक है दोस्तों, चलिए 7 नंबर देखिएगा। 7वां है, निम्न में से किस में स्वर संधि है? ऑप्शन ए है अधोसुख, बी है सज्जन, सी है वाग्जाल, डी है महोदधि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा महोदधि। क्या हो जाएगा? महोदधि। अब देखिएगा, इसका जब विच्छेद करेंगे तो महाधन, महाधन क्या हो जाएगा? उदधि। क्या हो जाएगा? उदधि। ठीक है, आधन ऊ मिला हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये है महोदधि। अब देखिए, स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसके बाद वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और एक ठो है अयादि स्वर संधि। क्या है? अयादि। इस तरह जो है स्वर संधि कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में बताए थे दोस्तों। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, इसमें ऑप्शन है धूं, ये ऊपर धूं है। ठीक है, धूं, धुंध, सी है ला, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय जो है किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का जो है अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, उसे कहते हैं प्रत्यय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ला। धुंध में ला जुटकर धुंधला बना दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो है अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिएगा। दोषहर्ता, दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए हर्ता, बी हर, सी छत, और डी है हारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हर्ता। क्या हो जाएगा? हर्ता। अभी अभी प्रत्यय के बारे में बताया दोस्तों कि ये जो है अंतिम में लगकर और उसके अर्थ को बदल देता है। यानी दोष हर्ता में दोष के साथ हर्ता लगकर इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया है। ठीक है दोस्तों, यानी दोष को खत्म करने वाला, हारने वाला। पहले दोष सिर्फ था, यानी दोष यानी जो दोषी है, और अब हर्ता लग गया तो उसको जो है खत्म करने वाला दोष हर्ता हो गया। ठीक है, चलिए अर्थ में परिवर्तन ला देता है। 10वां देखिएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए अपवाद, बी पराजय, सी प्रभाव, डी ओढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओढ़ना। ओढ़ना क्या है? ओढ़ना। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ओढ़न शब्द ना प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। इसमें देखिए ओढ़न, ओढ़न शब्द जो है ना प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। क्या? ना प्रत्यय लगाकर बना हुआ है, ओढ़ना। ठीक है, ये ना प्रत्यय है। अब देखिएगा, ऐसे कई शब्द हैं जो बिना अपवाद हैं। ठीक है, जैसे प्रभाव है, पराजय है। ठीक है, ये सब उपसर्ग अनुयुक्त शब्द हैं, इसमें उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, चलिए संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है सम, बी है सन, सी है संस, और डी है संस। ठीक है, सम्स और संस दोनों अलग अलग हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सम, यानी ए आंसर सही है, और सम इस तरह लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग क्या होता है? पहले भी बता चुके हैं उपसर्ग क्या होता है दोस्तों। तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगकर और उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। सम एक संस्कृत भाषा का उपसर्ग है, और सम का अर्थ होता है उत्तम या साथ या पूर्ण होता है। सम उपसर्ग से संस्कार बना हुआ है। चलिए 12 नंबर देखिएगा। पुरोहित, पुरोहित में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए पूरस, बी पूरा, सी पूरा, डी पूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा। पूरा क्या है? पूरा उपसर्ग से पुरोहित बना है। ठीक है, और पूरा उपसर्ग से पुरोहित अथवा पुरस्कृत भी पूरा उपसर्ग से ही बनता है। ठीक है दोस्तों, तो पुरस्कृत भी आएगा, वो भी पूरा उपसर्ग से बनता है। चलिए 13 नंबर देखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आप लोग अंतिम तक वीडियो देखा कीजिए। ये जो वीडियो में एक एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान से
और अंतिम तक कलम पेन लेकर बैठकर कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए आराम से, और हर क्वेश्चन को नोट कीजिए, जो बता रहे हैं उसको भी नोट कीजिए अच्छे से। ये जो है आपके एग्जाम में सीधा फायदा देने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा कीजिए। चलिए 13 नंबर देखते हैं। विद्यार्थी, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। अब देखिए इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कल भी तत्पुरुष समास के बारे में थोड़ा बताए थे, आज भी थोड़ा बता देते हैं। जब पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण हो जाता हो, ठीक है, और उत्तर पद विशेष से होने के कारण प्रधान, यानी पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, तब क्या हो जाता है? तब क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास हो जाता है, ठीक है। जैसे देशवासी यानी देश का वासी, ठीक है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। ये सब कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कन्यादान, कन्यादान में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुव्रीहि, बी है तत्पुरुष, सी है द्विगु और डी है कर्मधारय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष। कन्या को दान यानी तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिएगा, सागपात में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, बी है द्विगु समास, सी है कर्मधारय समास, डी है द्वंद्व समास। दोस्तों मैं लंबा जो है इसका व्याख्या नहीं करता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बहुत लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही व्याख्या करता हूँ। चलिए सागपात में कौन सा समास है? तो सागपात में द्वंद्व समास है। अब समझिएगा थोड़ा सा द्वंद्व समास क्या होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, पहले वाले में तत्पुरुष में क्या था? पहले वाला में तत्पुरुष में उत्तर पर पहला पद जो है प्रधान हो जाता था, ठीक है दोस्तों। पहले वाला तत्पुरुष में क्या बताए थे कि पूर्व पद गौण हो जाता है और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान हो जाता है। पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान हो जाता है, इसलिए तत्पुरुष होता है। अब इसमें क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होता है, कोई भी गौण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व या जोड़ा या युग्म समास। इनमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे पाप पुण्य, क्या है? पाप, ध्यान से देखिएगा, पाप पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य। इसी तरह लिख लीजिएगा दोस्तों, आज कल, आज कल, आज कल। अब इसको जो बीच में जोड़ने वाला ये समाप्त हो जा रहा है, आज या कल, पाप या पुण्य, ठीक है। इसी तरह समझिएगा, रात दिन, रात या दिन, खरा खोटा, खरा या खोटा, ठीक है। इसमें जो है बीच का जो अव्यय है ये लोप हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 16 नंबर देखिएगा, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है पोला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर, डी है नाक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? योग रूढ़ शब्द कौन है? ऑप्शन ए है पोला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर, डी नाक। इसका आंसर हो जाएगा लंबोदर। लंबोदर जो है योग रूढ़ शब्द है। अब देखिएगा इसमें पोला, नाक और घुड़सवार कौन सा शब्द है? रूढ़। घुड़सवार नहीं दोस्तों, पोला और नाक रूढ़ शब्द है, जबकि घुड़सवार क्या है? यौगिक शब्द है। ये दोनों क्या है? रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़। ये जो है यौगिक शब्द है, कौन है? यौगिक शब्द। और ये क्या है? रूढ़ है, ठीक है, और ये क्या है? योग रूढ़ है, ठीक है। तो इस तरह आपका सारा है। चलिए 17 नंबर देखिएगा, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए है पड़ोसी, बी है गोधूम, सी है बहू और डी है शहीद। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गोधूम। गोधूम एक तत्सम शब्द है। चलिए 18 नंबर देखिएगा, निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। ऑप्शन ए है बैंक, बी है मुंह, सी है मर्म, डी है प्रलाप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मुंह। क्या हो जाएगा? मुंह। अब सुनिएगा, इसका थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। देखिए, वे शब्द जो तत्सम न रहकर उसी शब्द से बिगड़ कर बनते हैं तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे चांद, सूरज, रात, नाक, मुंह, ये सब क्या है? सब के सब तद्भव शब्द हैं, यानी तत्सम से ही ये थोड़ा सा बिगड़ कर बने हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर देखिएगा दोस्तों, जिस शब्द का
कई सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रूढ़, बी यौगिक, सी योगरूढ़ और डी है मिश्रित। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी है मिश्रित। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा यौगिक। क्या हो जाएगा? यौगिक। अब सुनिएगा, यौगिक। ठीक है दोस्तों, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड न हो वह क्या कहलाता है? यौगिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यौगिक। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन ए है ढिबरी, बी है पगड़ी, सी है ठौर, डी है पुष्कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देशज का मतलब देश में बोली जाने वाली शब्द। ठीक है, तो पुष्कर जो है देशज शब्द नहीं है। ठीक है, देश के अंदर का ही जो शब्द होता है देशज कहलाता है, जो विदेश से ले लिया गया है उसे विदेशज कहते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिएगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्ता, बी है कर्म, सी है करण, डी है आपादान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपादान। क्या हो जाएगा? आपादान कारक है। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में आपादान कारक है। चलिए 22 नंबर देखिएगा। निम्न शब्दों में सदा, अच्छा सदा स्त्रीलिंग, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है टाइपिंग, स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है मक्खी, बी है बाज, सी है मकड़ी, डी है गैंडा। कुछ ऐसे शब्द है दोस्तों जो हमेशा जो है स्त्रीलिंग ही रहते हैं, तो ये मक्खी इसमें क्या है? सही आंसर है। मक्खी हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, इसका पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सब सदा स्त्रीलिंग रहती है, हमेशा स्त्रीलिंग रहता है। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिएगा दोस्तों। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम है, ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, बी है विशेषण, सी है क्रिया और डी है अव्यय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। प्रेम क्या है? भाव दिखाता है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा। चलिए 24 नंबर देखिएगा। भुजंग का प्रायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है केचुआ, बी है गिरगिट, सी है सर्प और डी है तोता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, भुजंग का जो प्रायवाची शब्द है, प्रायवाची क्या होता है दोस्तों? प्रायवाची कल भी बताए थे और आज फिर बताते हैं। समानार्थी शब्द, मतलब सेम उसी की तरह, एक उसी की तरह शब्द। देखिए, भुजंग का मतलब होता है सर्प, सांप, और सर्प इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भुजंग के और भी कई पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, जैसे अहि, क्या हो जाएगा? अहि, ये भी भुजंग का पर्यायवाची है। ऊरग, काकोदर, कणिस, सारंग, व्याल, सांप, नाग, ये सब क्या है? सब भुजंग के विषधर, सब भुजंग के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए 25 नंबर देखिएगा दोस्तों। मीन का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए है सीखी, बी है सा, सी है सा नहीं है दोस्तों, ये है सायक। क्या है? सायक। सी है मत्स्य और डी है विभावरी। तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? मीन का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। मत्स्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य। मीन का अर्थ क्या होता है? मछली। ठीक है, और मछली को ही मत्स्य भी कहते हैं। तो देखिए, मीन का कई ठो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। कौन कौन सा? मछली, मत्स्य, जैसे मछली, मत्स्य। इसके अलावा और लिख लीजिए अक, अस, मच्छी, जल जीवन, सफरी इत्यादि इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे इसके जो हैं आपको पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे। चलिए 26 नंबर देखिएगा दोस्तों। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए वर्षा, बी नीरज, सी बादल और डी है बिजली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामिनी का पर्यायवाची हो जाएगा बिजली। बिजली। ठीक है, दामिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिजली। ठीक है, अब देखिए, दामिनी के और भी कई पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे तड़ित। क्या है? तड़ित। ठीक है, इसके अलावा हैं विद्युत, चंचला, चपला, इंद्रव्रज, असनी, क्षण प्रभा, वज्र, बीजुरी। ये सारे क्या हैं? दामिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए 27 नंबर देखिएगा दोस्तों। उपमान का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है अन्वय, बी है व्यतिरेक, सी है अतुल,
डी है उपमेय। तो उपमान का विलोम क्या होगा दोस्तों? उपमेय। क्या हो जाएगा? उपमेय। यानी चौथा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिएगा दोस्तों, मंद का विलोम क्या होगा? कल भी बताए थे दोस्तों, विलोम का अर्थ होता है ठीक उसके उल्टा वाला शब्द। ठीक है, तो मंद का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुस्त, बी है दुरुस्त, क्या है दुरुस्त, ठीक है, द्रुत है, द्रुत दोस्तों, द्रुत, द्रुत, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, द्रुत। सी है शीघ्र, डी है त्वरित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द्रुत। मंद का क्या है? द्रुत। द्रुत यानी तेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रुत। विलोम का मतलब सीधा उल्टा। और यहीं पर यदि पूछ लिया होता आपसे कि मंद का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो सुस्त इसमें आराम से हो जाता, क्योंकि मंद और सुस्त एक ही बात लगभग होते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखिएगा, सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अदृश्य, बी दृष्टव्य, सी निश्चित, डी है स्थूल। तो सूक्ष्म का मतलब छोटा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बड़ा। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, यानी सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिएगा दोस्तों, राम की गाय दूध देती है, किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम की गाय दूध देती है, यह एक सरल वाक्य है। ठीक है, यह एक क्या है? सरल वाक्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए 31 नंबर देखिएगा, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? यह एक मिश्र वाक्य है। यह क्या है? मिश्र वाक्य है। ये कल भी आप लोगों को बताए थे मिश्र वाक्य। ठीक है, तो उस वीडियो को एक बार और देखकर तब इसको देखिएगा, तो सारी चीज़ें क्लियर याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए 32 देखिए, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। ऑप्शन ए इच्छा वाक्य, बी प्रश्नवाचक वाक्य, सी है संकेतवाचक वाक्य, और डी है आज्ञावाचक वाक्य। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। कोई व्यक्ति आज्ञा दे रहा है कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। ठीक है, बी है नेताजी भाषण देकर चले गए, सी सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, और डी बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। ठीक है, ये है मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखिएगा, बुरा से बुरा आदमी भी, यहाँ पर आदमी लिखा हुआ है, आदमी भी सम्मान चाहता है। इस वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। यहाँ पर है बुरा से बुरा आदमी, बी है भी सम्मान, सी चाहता है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बुरा से बुरा आदमी यहाँ पर अशुद्ध है, यहाँ पर होगा बुरे से बुरा आदमी। क्या हो जाएगा? बुरे से बुरा आदमी। ठीक है, ये जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिएगा, दाम लगाना का अर्थ क्या है? 35 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? दाम लगाना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है मूल्य आंकना, बी है पूरी कीमत देना, सी है लागत मात्र देना, डी है मोल भाव करना। तो दाम लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल्य आंकना। इसका देखिए वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। कल बाजार में सभी दुकानदार नए सामान का दाम लगा रहे थे। ये जो है वाक्य में प्रयोग हो गया, यानी दाम लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल्य आंकना। चलिए 36 नंबर देखिएगा दोस्तों, पौ बारह होना। क्या? पौ बारह होना। ऑप्शन ए है दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पौ बारह होना का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पौ बारह होना का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
लाभ ही लाभ होना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाभ ही लाभ होना। इसको देखिए वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे दोस्तों। फसलों के अच्छे दाम मिलने से किसानों की पौ 12 हो गई। ठीक है, यानी किसान बहुत लाभ ही लाभ में हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाभ ही लाभ होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 देखिएगा दोस्तों। रीढ़ टूटना, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? आधारहीन ना रहना, बी निराश हो जाना, सी कमजोर हो जाना और डी दुर्दशाग्रस्त हो जाना। तो रीढ़ टूटना का मतलब क्या हो जाएगा? आधारहीन ना रहना। ठीक है, यानी ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसको देखिए वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे ही जापान पर परमाणु बम गिराया गया, जापान की रीढ़ टूट गई। ठीक है, यानी वो जो है आधार टूट गया उसका। चलिए 38 नंबर देखिएगा दोस्तों। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होगा? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल नहीं सकता, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता और दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, यानी काठ की हाड़ी, यानी एक बार काठ की हाड़ी चढ़ेगी तो जल जाएगी, उसी तरह एक बार छल कपट आप कर लेंगे तो फिर दोबारा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो छल कपट, जो आदमी छल में पड़ जाएगा वो उससे आपसे सावधान बिल्कुल रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। चलिए 39 नंबर देखिएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। ये कल भी आप लोगों को हम बताए थे दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? 9। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है दोस्तों, 9 नहीं है, सॉरी। भरत मुनि के अनुसार 8 ही है। ठीक है, चलिए कौन कौन सा है देखिए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और है अद्भुत रस। ठीक है, ये जो है 8 रस भरत मुनि के अनुसार बताए गए हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखिएगा दोस्तों। चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है श्लेष अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है रूपक अलंकार और डी है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है, इसमें जो है रूपक अलंकार है क्योंकि चरणों की तुलना इसमें किससे की गई है? कमल से की गई है। किससे की गई है? कमल से। चरण की तुलना इसमें कमल से की गई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चलिए 41 नंबर देखिएगा दोस्तों। अब जो है जनरल नॉलेज आपका आ गया है, इसका जो है मैं व्याख्या नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। बहुत क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं दोस्तों। कम से कम आपका एक वीडियो बनाने में 5 से 6 घंटा जाता है दोस्तों। वीडियो में क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाते हैं दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट ढूंढना पड़ता है जो एग्जाम में आपके आए, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन 41 नंबर का है। 41 नंबर, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? ऑप्शन ए है एलिजा इम्पे, बी है ब्रूमफील्ड, सी है जेसी हिल्टन और डी है मैकफर्सन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन। ठीक है, 42 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नांकित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है खुदीराम बोस, सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी है स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर स्वाद छूट गया है, स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बेताज बादशाह कहा जाता है। चलिए 43 नंबर देखिएगा। दाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? दाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा, डी अंडमान निकोबार। तो दाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 44 नंबर देखिएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में है? ऑप्शन ए है ओडिशा, बी है बिहार, सी है असम और डी है हिमाचल प्रदेश। जैसे ही ग्रामीण सुनते हैं दोस्तों बिहार का फीलिंग आता है ना, लेकिन बिहार नहीं है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश।
यानी सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बिहार का फीलिंग नहीं आने दीजिएगा। चलिए 45 नंबर देखिएगा, चांदी का उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, डी है झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। 46 नंबर देखिएगा दोस्तों, डॉट 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 समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म, बी थैलोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा और डी है ब्रायोफाइटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। क्या है, थैलोफाइटा समूह को सामान्यतः क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखिएगा, उस विकल्प को चुनना है जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ठीक है, यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। यहाँ पर 7 से 8 था। ठीक है, यहाँ पर 7 से 8% होता है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी के जितना होता है। सी है रक्त दबाव उच्च झटके से तेजी से उनमें बढ़ता है। और डी है रक्त को सामान्य जीवन धारा यानी रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना ही होता है, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48 देखिएगा, भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है गांधीनगर, बी है जोरहाट, सी है कोयम्बटूर, डी है नागपुर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है, यानी नागपुर डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 49 नंबर देखिएगा, किस भारतीय राज्य को आर्किड स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन ए सिक्किम, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है आर्किड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 50 नंबर देखिएगा दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल, बी है उत्तल, सी है बेलनाकार और डी है समतल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेलनाकार लेंस का। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेलनाकार लेंस का। ठीक है, चलिए 51 नंबर देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन ए है सालसेट, बी है मरकट, सी है न्यूमूर द्वीप, डी है माजुली द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सालसेट द्वीप जो है मुंबई द्वीप पर स्थित है। सालसेट द्वीप पर मुंबई बंदरगाह स्थित है। ठीक है, चलिए 52 नंबर देखिएगा, माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है। माइंड मास्टर यानी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, बी है कपिल देव, सी है विश्वनाथन आनंद और डी है सानिया मिर्जा। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। मास्टर माइंड है, ये माइंड मास्टर उल्टा लिखा गया है। मास्टर माइंड ये विश्वनाथन आनंद की पुस्तक का नाम है। 53 देखिएगा दोस्तों, 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल को हटाने के कारण भारत ने विरोध जताया था। ऑप्शन ए क्रिकेट, बी है बैडमिंटन, सी है निशानेबाजी और डी है कबड्डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निशानेबाजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निशानेबाजी। ठीक है, निशानेबाजी के हटाने के कारण भारत ने विरोध किया था। 54 देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी है हरियाणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। चलिए 55 देखिएगा, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है। ऑप्शन ए है अरुण जेटली, बी है सुषमा स्वराज, सी है बाल ठाकरे, डी है सुशांत सिंह राजपूत। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बाल ठाकरे। क्या हो जाएगा, बाल ठाकरे। बाल ठाकरे के नाम पर मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर रख दिया गया है। 56 देखिएगा, हाल ही में यूएन ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 21 मई, बी 15 दिसंबर, सी 10 जून, डी है 20 जनवरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 मई। 21 मई को यूएन ने 21 मई को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। चलिए 57 नंबर देखिएगा दोस्तों, इनमें से किसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, बी है सुनील शेट्टी, सी है सचिन, डी है मिथुन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सुनील शेट्टी। क्या हो जाएगा? सुनील शेट्टी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर देखिएगा। हाल ही में फील्डिंग द गैप्स पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है स्टीव डेविस, बी है कुमार धर्मसेना, सी है साइमन टाफेल, डी है बिल्ली बोर्डन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा साइमन टाफेल। क्या हो जाएगा? साइमन टाफेल जो है फील्डिंग द गैप्स पुस्तक का लेखन किए हैं। चलिए 59 नंबर देखिएगा दोस्तों। किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है। चलिए 60 नंबर देखिएगा। मिशन सागर द्वितीय के तहत नौसेना का कौन सा जहाज सूडान भेजा गया था? ऑप्शन ए है आईएनएस विक्रमादित्य, बी है आईएनएस कोलकाता, सी है आईएनएस एरावत और डी है आईएनएस विराट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस एरावत जो है मिशन सागर द्वितीय के तहत नौसेना का जहाज सूडान भेजा गया था। चलिए 61 नंबर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देते हैं दोस्तों हमेशा, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है असम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम। क्या हो जाएगा? असम। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज असम यानी डी आंसर सही है। ये था आज का कुल 60 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और अब जो है कल जो है फिर 60 प्रश्न जो है आपको पूरी व्याख्या के साथ लेकर आएंगे। और हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड के बारे में बात करना था आप लोगों से। एडमिट कार्ड देखिए दोस्तों, आज तो संडे है, आज तो आएगा नहीं। ठीक है, कल कुछ नोटिफिकेशन यदि आता है, ऐसी संभावना कम है क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि 14 के बाद ही एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो कल यदि कुछ नोटिफिकेशन आता है तो आपको ज़रूर मिलेगा, वेट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने भाई का हाथ मजबूत करने के लिए ट्विटर को फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, और भी इसी तरह के वीडियोज़ के लिए टेलीग्राम में जरूर जुड़िए, वहाँ पर सारे PDF आपको मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। आप लोग खुश रहिए, घर पर रहिए, ठीक है, और बचे रहिए इस महामारी से। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।